स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। हम आज फिर जुड़े हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। सर बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। सर आज हमें जेमिनी सूत्रों पर और आगे डिस्कोर्स करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जाने कि सर की अपनी एक वेबसाइट है जहां उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, उससे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही सर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो उनके बारे में भी आप उनके वेबसाइट से जान सकते हैं। सर आज हम लोग जेमिनी में क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने देखा, हम तो स्वांश से ही जुड़े हुए हैं। तो स्वांश का अर्थ चरात्मक कारक जिस नवमांश राशि में बैठता है, उसे नवमांश राशि में हम जब देखते हैं तो उसे स्वांश कहा जाता है। जी तो सर। हम स्वांश और कारकांश ये दोनों भी शब्द आते रहेंगे। इनमें ऐसा कहो तो ज्यादा भेद नहीं है और भेद है। तो इसमें तो ये जैमिनी है और सूत्र फॉर्म में है, तो सूत्र में अल्पाक्षर ये सबसे महत्व का है, बहुत कम अक्षरों में लिखा जाता है। और इसी जी के वजह से वो बोलते तो हैं कि ये बहुत आसान है वगैरह, पर वो आसान नहीं है, वो बड़ा कठिन है। तो हमें भी उसको पूरे पर्सपेक्टिव में, पूरे सब साइड से उसको देखना पड़ता है। तो हमने पिछले वक्त देखा है, तत्र के तो पाप दृष्टे, है ना, कर्ण छेदो, कर्ण रोगो वा, कान काट काट लिया जाता है, या कान को, क्योंकि पहले जमाने में कान काटने की सजा होती थी। जी हाँ, और केतु कुछ तो भी दे देता है, तो ये कान दे देता है, इस अंदाज में होगा। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी ज्योतिष के पुस्तक पढ़े या पुराने शास्त्र पढ़े, तो उसके पीछे की भूमिका हमने समझ लेनी चाहिए। उसका कौन से तत्व पे आधारित है जो कहा गया है, उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम गलती कर सकते हैं। जी और ये मेरी सलाह है नए ज्योतिषियों को लिए, बाकी तो सब विद्वान हैं तो उनको पता है। तो हम अभी देख रहे हैं कि भई इसका जन्म कैसा होता है, क्या होता है, ये सन्यासी बन जाता है या नहीं होता है, ये मकान कैसा बनाता है ना? इसको सबको हम देखेंगे। हम तत्र केतु से आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी भी तत्र पे ही हैं और केतु पे ही हैं। ये जो जी धागा चलता है ना, ये कहीं भी टूटता है, तो कहाँ टूटना है ये ढूँढना, ये सूत्र का अर्थ निकालने की एक कुंजी है, पर वो आसान नहीं है। मैं भी गलती कर सकता हूँ और बड़ों ने भी की होगी शायद, मुझे पता नहीं। तो तत्र का अर्थ कटपयादि जब हम प्रयोग करते हैं तो 2 होता है ना? तो जी इसलिए स्वांश से दूसरा भी हम समझ सकते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि तत् यानी वहाँ पर, इसका मतलब हम स्वांश में ही समझे। जी दोनों भी अपने-अपने जगह सही है। मुझे ज़्यादा सही द्वितीय भाव लगता है। दूसरे जो नवमांश है, जिस नवमांश में चरात्मक कारक बैठा होगा नवमांश कुंडली में, उससे दूसरा। इस अर्थ में मैं उसे ग्राह्य करता हूँ। इसका कारण ये है कि आगे हम जैसे जाएँगे तो कई जगह महर्षि ने बताया है कि इसी को आप कारकांश से भी देखिए, इसी को आप लग्न कुंडली से भी देखिए, इसे दृष्टांत कुंडली से भी देखिए। ओके तो ये सब जगह लगता है। इसका मतलब ये जो भाव भी है, इनका उस चीज़ों से कुछ न कुछ संबंध है। तो द्वितीय भाव जो है, ये धन का भाव है, हमें मालूम है। ये कुटुंब जी का भी भाव है, ये भी हमें पता है। तो अब ये बोलते हैं कि शुक्र दृष्टे पौनःपुनिको दासी पुत्रो वा। शुक्र यदि वहाँ देख रहा होगा, शायद केतु वहाँ रहते हो, क्योंकि केतु से अभी वो धागा शायद टूटने का है, हाँ हाँ, वो टूटेगा। जी आगे इनको दासी हमने देखा कि पुनर् शब्द से पौन आता है या पुनिका आता है। जी इसका अर्थ ये लगाया गया है, इसका अर्थ 2 हो सकते हैं कि ये दूसरा लड़का हो, क्योंकि पुनर्, है ना, फिर से, हाँ पर ऐसा अर्थ नहीं लगाया। सब विद्वानों ने जो लगाया है, वो जिस स्त्री का पुनर्विवाह हुआ है, उसका ये पुत्र रहता है। जी इस अर्थ में इसे लिया गया है। और नीलकंठ के समान विद्वानों ने, संजय रथ जी थे, हमारे के.एन. राव साहब हैं, मधुरा कृष्णमूर्ति, एक से एक विद्वान हो गए, सबने इस पे टीका की। इसीलिए सूत्रों पे टीकाएँ ज़्यादा है, क्योंकि हर एक का मत अलग है और हर मत ये आदर के काबिल है, क्योंकि ये आसान नहीं है इसको करना। जी हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखे, तो हम दोनों मिलके सीखेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद में कहा है दासी पुत्र हुआ। अब ये दासी पुत्र क्यों हुआ? क्योंकि एक ज़माने में ऐसा समझते थे कि दासी को किसी से भी पुत्र प्राप्ति होती थी, तो उसे पता नहीं रहता था कि पति कौन है। इसका मतलब उसको बार-बार अलग-अलग पति होता है।
तो ये अलग-अलग का संबंध लाया यहाँ पर, जी। तो ज़रूरी नहीं कि वो दासी पुत्र होगा। और शुक्र यदि देख रहा है और केतु द्वितीय वहाँ भाव बैठा में है। बैठा है, हुँ, स्वांश से। हम यदि लग्न से भी देखें तो द्वितीय भाव में केतु बैठने की वजह से ये अपने कुटुंब से बाहर आता है, या इसकी हुँ, माता वहाँ से बाहर आती है, हाँ, कुटुंब बदल जाता है। और फिर शुक्र जो है ये वीर्य का कारक होने की वजह से, और हुँ, ऐसा पुरुष ग्रह है वो, उसको ऐसा तो हम स्त्री ग्रह कहते हैं, पर वीर्य तो पुरुष में रहता है। तो हुँ। इस भी पहेली को समझने की कोशिश करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो इसके वजह से शायद ऐसा कहा गया है कि वो जो जातक है, वो इस प्रकार के स्त्री का पुत्र होगा, उसकी माता का द्वितीय विवाह हुआ होगा या एक से ज्यादा विवाह हुए, ऐसे स्त्री का विवाह का संबंध, शरीर संबंध आके वहीं उसी के साथ रहना, इसी अर्थ में लीजिए। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सर यहाँ विवाह एक बात के आपसे हमारे यहाँ 8 8 प्रकार के विवाह होते विवाह हैं हिंदू होते हैं। धर्म में। हाँ, हाँ। सर आपसे एक बात और यहाँ पूछना चाहूँगी कि हाँ, सर आज के देश-काल पात्र को देखते हुए कोई ज़रूरी नहीं कि वो दासी पुत्र होगा। तो हम नहीं, लोग बिल्कुल नहीं। तो सर हम लोग किस तरह से लोगों को जब हम बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तो इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड उसको हम आप टोटो नहीं बता सकते इन शब्दों में। तो नहीं, उसका टोटो भी कभी हम बता नहीं सकते। मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ बेटा, इसका अर्थ है कि इसके माँ का जो कुटुंब था, वहाँ कुछ न कुछ क्षति उस वक़्त हो गई। हाँ, क्षति के अर्थ में हम ले सकते हैं, कई बार महिलाएँ पति को छोड़ के चली जाती है, पति गुज़र जाता है। जी, हो सकता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, है ना? हाँ, तो हमें इसको को कोई भी चीज़ को हमको बड़े पर्सपेक्टिव में लेना, कुटुंब में कुछ न कुछ तकलीफ इसके आई, इतने अर्थ में लेना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है, यदि ये मेरी अवधारणा वो सही होगी, गलत होगी तो आप विद्वान लोग आप तय कीजिए। यदि ये जो द्वितीय स्थान है स्वांश से, ये यदि अ, ड्यूअल राशि, जिसको हम द्वितीय स्वभाव राशि बोलते हैं, ये होगी, तो उसके ठीक सामने शुक्र होगा। क्योंकि राशि दृष्टि जो है या तो चतुर्थ में हाँ, भी हो सकता है, दशम में, पर हाँ, अष्टम में यदि वो बैठ गया, तो भी वो देखेगा। और अष्टम में शुक्र जाने से शुक्रेण व्यवहित गर्भनाश नाम का एक सूत्र है, शायद आपने पहले देखा होगा या आगे देखेंगे। तो जिसमें ऐसा कहा गया है कि 3, 11 या 8 में यदि शुक्र होगा, कुछ लोग हाँ, लग्न में भी बोलते हैं, तो उस जातक के माता का एक गर्भपात हो गया होगा। ओके, तो ओके, गर्भपात होने के बाद पैदा होने वाला, इस अर्थ में भी वो पुनर् हो सकता है, इसे न भूलिए। अच्छा, तो एकदम दासी पुत्र वगैरह कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये दासी का अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी माता की उस वक्त आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, तो वो कोई काम करती होगी। जरूरी नहीं कि उसको पिता का नाम मालूम नहीं है, क्योंकि हमें जब देश-काल हमारे पात्र के साथ चेंज देश करना काल चाहिए। पात्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र जो है ये आखिरी में शनि का मित्र है, तो शनि हाँ, को प्रेष्य कहा गया, नौकर कहा गया है। हाँ, तो माता शायद नौकरी कहीं करती होगी, ये भी अर्थ हो सकता है। एक जी, जमाने में स्त्रियां काम करती नहीं थी, दासियां या तो थी, नहीं तो बाकी सब अपने घर घर में अपने रहती थी, है ना? जी, तो इसलिए उस जमाने को हमको इस जमाने के चालिया और रीतियों से उसका सामंजस्य करना चाहिए, जी, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद में हम आगे जाते हैं तो आता है शनि दृष्टे तपस्वी प्रेष्योवा। फिर वो ये आएगा, ये शनि यदि देखे स्वांश में या उससे द्वितीय में केतु हो और उस पर दृष्टि डाले, तो जातक जो है ये या तो सन्यासी होगा या ये नौकरी करेगा। हुँ, अब ये नौकरी करेगा और सन्यासी होगा, ये दोनों में एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि उसको रहने का ठिकाना वगैरह मालूम नहीं रहता। प्रेष्य का अर्थ सहसा बहुत ही निचले दर्जे का जो नौकर है उसको प्रेष्य कहा जाता हुँ, है ना? और तपस्वी भी एक जगह नहीं रहता। हुँ, अच्छा, दोनों को कपड़े-वपड़े रहते नहीं रहते हैं, है ना? हुँ, एक ही जोड़ा कपड़ा पहनते हैं। तो इस दृष्टि से होगा, शनि का ऐसा भी प्रवज्जा में बहुत नज़दीक का साथ है। जी, प्रवज्जा में ऐसा कहते हैं कि निर्बल यदि चंद्र हो और उस पे शनि देखता हो, तो प्रवज्जा प्राप्त हो सकती है। जी, क्योंकि निर्बल चंद्र होगा तो मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, चंचल, चंद्र चंचल है, तो हुँ, उसकी शक्ति जितनी ज़्यादा हो, चंचलता ज़्यादा रहती है।
तो हुँ, इसको अनुभव करके देखिए फिर, क्योंकि मेरे कुछ जो समझने के तरीके अलग हैं, तो मैं तो मुझे जो लगता है वही बता रहा हूँ आपको। और शनि जो है ये ज़्यादा विचार करता है, अति विचार जी, करता है और ये तकलीफ लेने को तैयार रहता है। जी, उसकी शक्ति इसीलिए उसे क्यों प्रेष्य कहा है, नौकर जो है वो अथक परिश्रम कर सकता है, जी। या तो वो कुछ भी नहीं करेगा। हुँ, दोनों भी काम कर सकता है, तब करने के बगैर आदमी कुछ न करते हुए बैठा रहेगा, जैसे हमारे शंकर जी बैठते हैं, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं, वो भी तपस्वी है। हुँ, और या तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, हुँ, हाँ, तो वो काम करेगा तो तप होगा। तप में अपने शरीर को तकलीफ देना पड़ता है, उसको जी, तप बोलते हैं। फिर ये दूसरे भाव में देखा, वहाँ केतु भी है, ये केतु चीज़ें दे देता है। द्वितीय भाव जो है ये हमारे संचित धन का भी स्थान है। हुँ, अब ये जो देना है ना, तो प्रेषक का तो ठीक है, हुँ, बेचारा वो नौकरी है तो क्या करेगा? उसको तो जहाँ-वहाँ वो जाएगा कोई काम करना, उसको क्या आजकल बोलते हैं, चाय-पानी पिला के काम कराएगा, उसको पैसा हाँ, देना पड़ेगा। हुँ, आप लोग जाओगे तो आपको आइए, आइए महाराज जी, ज्योतिषी जी, तो आपका काम ऐसे ही कर देंगे, है ना? तो हमारे स्थिति के हिसाब से समाज में कौन कहाँ पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता, ये पड़ता है। इस ढंग से मैं विचार करता हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तपस्वी को भी ख्याल में रखिए। गुरु गीता यदि आप लोग पढ़ते होंगे, सब विद्वान हैं, तो उसमें ऐसा कहा गया है, यज्ञो व्रतम, तपो दानम, जपस्तीर्थम तथैव च, गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़स्ते चरते जनाः। तो तप करते वक़्त बगैर दान से किए हुए तप का कोई पुण्य नहीं मिलता, हाँ, है ना? व्रत रखे बगैर यज्ञ किया तो वो यज्ञ का भी कोई फ़ायदा नहीं। हुँ, आजकल है वो यज्ञ करते हैं, नवचंडी यज्ञ, और बाजू में वो बफे लगा रहता है, पर भई हमको जो बताई गई तो यही पद्धति है, और महर्षि जैमिनी की वक़्त की बात कर रहे हैं। ये दिया हुआ काम करते थे। हुँ, तो इस ढंग से इसलिए वो तपस्वी और प्रेष्य ये दोनों को इकट्ठा लाया। शनि तपस्वी भी दे सकता है, शनि नौकर भी हो सकता है। जी सर, ये क्या करेगा, ये तो इसका मन कहाँ जाएगा, ये कितना बाकी इसके ग्रह रहते हैं ना, ये तो एक हिस्सा सिर्फ बता रहे हैं। जी सर, तो इस अर्थ में इसे लेना चाहिए हमें। ठीक है। तो इसके बाद में ये जो धागा है ना, ये टूट गया है। हाँ, क्योंकि आगे बोलते शनि मात्र दृष्टे संन्यासाभासः। इसका मतलब केवल यदि शनि देखता होगा, तो ये सन्यासी है ऐसा आभास तो होगा, ये होगा नहीं। ये जो आजकल बाबा लोग वगैरह है ना, क्या फेक गुरु बोलते हो उनको, हाँ, तो वो ऐसे हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि पहले बोला शनि दृष्टे तपस्वी प्रेष्य हुआ, हमने सोचना कैसा चाहिए इसके बाद थोड़ा-सा, या मैं कैसा सोचता हूँ बताता हूँ। तो मैंने बोला ये धागा टूट गया, हुँ, तो ये धागा टूटा इसलिए कि पहले भी यही बोला हुआ है, तब तो तपस्वी और प्रेष्य बोला है। हुँ, और फिर भी शनि मात्र दृष्टि, वहां पर भी तो शनि अकेला दृष्टि डाल रहा है, तो कहाँ डाल रहा है? इसका मतलब वहां केतु नहीं होगा, हाँ, इसी के ऐसा मैं कारण उसका धागा अर्थ टूटा। निकाल रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये केतु तत्र केतु, ये धागा खत्म हो गया, अब नया धागा शुरू हो गया, है ना? तो इस ढंग से सोचेंगे, तो फिर यदि केवल शनि देखें हुँ, द्वितीय भाव पे, तो फिर ये सन्यासी होने का दिखावा तो कर सकता है, पर ये हुँ, शायद सन्यासी न हो। देखिए ऐसा तो ग्रह सभी पवित्र है, पर हर एक को किसी न किसी चीज का अधिकार दिया है। और हुँ, ऐसा बोलते हैं कि शनि का चोरों पे भी अधिकार है ना? ज़रूर। शनि कुछ चीज छुपा भी सकता है, हुँ, और वो नीचे भी देखता है, वो आपको आंखों से आंख नहीं मिलाता। हाँ, उसके कारण अलग है, जब वो विद्वान होता है तो वो उसका वो, हम क्या बोलते हैं, ईगो अंग्रेजी में बोलते हैं, उठा-विमान रहता ही नहीं है उसको, वो खुद को तो भगवान का मैंने मैं और आप एक ही हो ऐसा समझता है। तो इसलिए वो कभी तपस्वी भी हो सकता है और कभी-कभी ये छुपाएगा। हुँ, कुछ लोग आप देखोगे बहुत बड़े रहते हैं, आप कौन हो वो अपना बताते नहीं है। नाम हुँ, बता देंगे अनुराधा हूँ, वो खत्म, यहीं पे खत्म। और कुछ लोग हैं वो बताएंगे मैं इस स्कूल से आया, वहाँ से ऐसा किया वैसा, ये जो आभास है ना, ये आभास निर्माण करने का काम भी शनि का है। इसे कभी ना भूलिए, इसीलिए राहु को शनि सम बताया गया है। और हुँ, राहु को हम बोलते हैं कि ये इल्यूजन मेकर बोलते हैं अंग्रेजी में। हुँ, ये धूम्राकार बताया है, धुएँ से आपको सही नज़र नहीं आता। हुँ, तो ये जो चीज़ है, उसको कुछ तो भी ढक लेता है, आवृत्त कर लेता है ना? हुँ, सूर्य को जब आवृत्त करता है तो ग्रहण होता है, हमें दिखता नहीं। वो होता हुँ, तो है पर ये नहीं दिखने देता ना, इसीलिए मंदसम राहु कहा गया है। जी सर। इसे भी ना भूलिए, क्योंकि हमें आखिर में हमारे पुराने शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा। और जैमिनी और पराशर का क्या संबंध है, ऐसा कृपया न पूछिए, क्योंकि वो बहुत बार बोलते हैं कि उड़ूदाय सिद्धा आदि बोला है।
कि बाकी सब जो है वो विद्वानों ने पहले ही बताया है। मैं एक किसी उसके अंग पे, होरा स्कंद के एक खास अंग पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जी, इसलिए उपदेश और व्याख्या था, मैं सबसे पहले मैं व्याख्या कर रहा हूँ। जी आप सर, मेरे सामने बैठिए, ऐसा वो जी अपने सर। शिष्य को कहते हैं। तो ये होने के बाद में अब हमको समझ गए कि यहाँ से धागा तो टूट ही गया। हाँ, अब आया तत्र रवि शुक्र दृष्टे राज प्रेष्य। वृक्ष है, अब ये राजा का नौकर होता है यदि द्वितीय भाव पे शुक्र और रवि रवि देखे। का। अब रवि ये राजा है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो राजाओं का दरबार बनाया हमने ग्रहों का, उसका राजा तो खुद रवि है। हुँ, और शुक्र जो है ये भोग विलास का स्वामी है। हाँ, तो राजा भी देखे और शुक्र भी देखे द्वितीय भाव पे जो सच्चित धन का भाव है, तो ये बात सही है कि साधारण प्रेष्य से राज प्रेष्य के पास संपत्ति ज्यादा होगी। आज भी आप देखोगे तो सरकारी नौकरियों में उसमें जो मिनिस्टर का समझो कोई चपरासी है, उसके पास मेरे से आपसे ज्यादा संपत्ति रहेगी, है ना? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ये प्रेशर, राज्य प्रेशर तो क्या हुआ, राजा का नौकर। गवर्नमेंट सर्विस भी अर्थ होता है, परंतु लोअर लेवल का नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट तो शायद वो प्रेष्य में जाएगा। और जहाँ उसकी पदवी बढ़ती जाएगी। पदवी और उसके अधिकार बढ़ते जाएंगे उसके मालक के, तो वो राजा की तरफ जाएगा। जब कानून हम बनाते हैं, बदलते हैं, तो वो राजा हो जाता है। तो उसका ये नौकर हो जाता है, क्योंकि शुक्र है वो भोग विलास के बगैर रहेगा नहीं। जी, उसको अच्छे कपड़े भी पहनना पड़ेगा, है ना? कपड़ों पे भी उसका अधिकार है। तो उनके बिल्कुल। कपड़े ढंग से दिखेंगे। आप दिल्ली में जाओगे तो सूट पहने हुए लोग दिखेंगे, आपको लगेगा कि कोई तो अफसर है, फिर समझेगा कि ये कोई चपरासी है ना? तो वो हाँ, मिनिस्टर का चपरासी हुआ 101% ऐसा होगा। तो हमारे समाज जाएंगे, बोलेंगे ये भी भिखारी को तुम दिखते आए हुए कहाँ से मालूम नहीं। तो हम भी ऐसे ही है, खैर वो बात अलग है। तो इसलिए राजप्रेषक को समझिए और इसके पीछे का कारण समझिए कि ये द्वितीय स्थान जो संचित धन का वहां देख रहा है, जी, और ये नववंश कुंडली में देख रहा है। इसका मतलब हमें राशि दृष्टि देखना है, इसे कभी न भूलिए। जी क्योंकि सर। पाराशर जी ने दृष्टि के शक्ति का जो वर्णन किया है, बलाबल जो दिखाया है, उसमें बोला है कि भाई पांचवी दृष्टि यानी क्या, तो वो 120 अंश जब दूर रहेगा तब तो पांचवी दृष्टि रहेगी आदि उन्होंने, और उससे उसके हिसाब से उसकी शक्ति कैसी बढ़ती है, ग्रह के दृष्टि की शक्ति, उसके बारे में अच्छा विवरण दिया हुआ है। जी, नवमांश में जरूरी नहीं है कि ये इतने दूर रहेंगे, ये दो एक के बाद एक राशि में भी रहेंगे तो भी हो सकता है कि वो एक ही नवमांश में जाके बैठ जाए। जी। दोनों खासकर स्थिर नवमांश होगा तो ये होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो हुँ, नवमांश में तो एक ही जगह बैठे हैं, हुँ, तो इनकी राशि दृष्टि कैसी होगी, क्योंकि वो तो निर्बल दृष्टि हो गई, है हुँ। ना? तो हमें भी सोचना चाहिए, अच्छा शायद इसीलिए जैमिनी जी ने ग्रह दृष्टि का उल्लेख किया नहीं। वो राशि दृष्टि के बारे में बोलते हैं। अभिपश्यन्ति रुक्षाणी, सामने के इस पे जो देखता है वो पार्श्व भेच आजू बाजू में भी देखता है, और पृष्ठ में यानी पीछे में नहीं देखता, ऐसा हुँ, कहा है उन्होंने। तो इसे हमें समझ लेना चाहिए इसका। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारी ग्रह की दृष्टि इसमें घुसा देते हैं, उसका अर्थ वहां निकालते हैं, ऐसा होगा नहीं। ऐसे मेरी सलाह है, बाकी राशि चक्र पे खुद ने भी प्रयोग करके देखना चाहिए, ताकि हमें समझेगा कि क्या सही है। मुझे भी उसकी खबर कीजिए तो मैं भी सीखूंगा। जी तो सर। अब इसके बाद में क्या होता है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे फिर हमने वो धागा तोड़ दिया। हुँ, क्यों तोड़ा? क्योंकि बुधे रिश्वे, रिश्व का मतलब कटपयादि में 10 10, बुध दृष्टे व मंदवत। हुँ, दशम भाव पे यदि बुध देखता हो, तो जैसे शनि के आपको परिणाम है वैसे ही परिणाम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो देखिए आगे, पहले आ गया है सूत्र, प्रसिद्ध बहुत अच्छे। कर्मा जीव शनौ करके एक सूत्र है। वो बोलते हैं कि शनि का यदि दशम भाव से संबंध होगा तो वो बहुत अपने कुल जो भी काम करेगा उसमें उसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो बुध भी ऐसा ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये दशम भाव पे देता है। बुध की और क्या खासियत है? बुध जिस भी भाव को देखता है उसको पुष्ट करता है, ये हुँ, हमें पता है। हुँ, इस वजह से, परंतु यहाँ राशि दृष्टि क्योंकि हम देख रहे हैं नवमांश कुंडली में, कृपया इसे कभी ना भूलिए। तो बुध ने भाव को पुष्ट करने की वजह से नैसर्गिक है कि ये जो भी काम करेगा, जो दशम भाव का काम कर्म भाव है वो, तो नैसर्गिक है, उसको मान भाव भी बोलते हैं।
उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिकॉग्निशन। आपको जो राइट। हाँ, तो उसपे जब उसको यदि पुष्ट करेगा तो तो उसकी नैसर्गिक है कि वृद्धि आपको होगी। प्रसिद्धि मिलेगी। हाँ, कैसे मिलेगी? तो वो कर्म स्थान है, तो जो भी आप कर्म करोगे उससे मिलेगी। ये और कौन करता है? शनि करता है। हुँ, इसलिए उन्होंने बोला बुधे ऋष्वे बुध दृष्टे वा मंदवत, हुँ, है ना? मंद के समान। मंद तो शनि का नाम है। और इसको क्यों नहीं कटपयादि करना भाई मंद को? तो उन्होंने बोला ना ग्रहा, है ना? पहले मेरे ख्याल से पद के आखिरी में बताया है कि कैसा करते हैं ये कटपयादि। सर्वत्र सही, सवर्णा भावा राशयश्च। हाँ, भाव और राशि यदि होंगे तो उसको वर्ण से यानी कटपयादि से उसको उसका इंटरप्रिटेशन करना। हाँ, न ग्रहा, ग्रह का नाम आया तो उसको मत करना। करना, हाँ, नहीं तो हम मंद को भी कर देते हैं, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जी, पर वो करने वाले की गलती नहीं है। जब सूत्रों का एनालिसिस करते हुए चलते हैं तो कई बार हम फोकस थोड़े लिए देर के लिए इधर-उधर हो जाता है। हुँ, मैं भी जैसा जेमिनी पे बोलते जाता हूँ तो मैं भी उसमें से सीखते जाता हूँ कि अरे यहाँ पे ये अर्थ है, तो शायद हमने पिछले वक़्त गलती कर दी थी। अब वैसे ही आगे का आएगा शुभ दृष्टे स्थेयः। शुभ यदि ग्रह ने ये अभी धागा चालू है, अभी धागा टूटने का है ना? वो टूटेगा आगे जाके। तो यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो स्थेय, इसका अर्थ लोगों ने समझा है कि यदि शुभ ग्रह देखते हैं, और विद्वानों ने समझा है, तो मैं कोई बड़ा विद्वान हूँ नहीं, परंतु ऐसा होता है। उन्होंने ये समझा है कि इसका जो भी काम है ये स्थिर काम रहेगा। स्थेय को उन्होंने स्थिति से जोड़ा है। पर जी, स्थेय का एक अर्थ है कि कोई अनबन हो गई, कुछ हो गया, उसका उसको ठीक-ठाक करना, उसपे अपना मत देना, मत प्रदर्शित करना, इसको भी स्थेय बोला जाता है। जी सर, संस्कृत की आप कोश वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो शायद ये हो सकता है कि शुभ ग्रह देख रहा है दशम भाव पे, ये कोई शुभ काम करेगा। लड़ाई झगड़े होंगे, उसको उसका हल निकालना ये शुभ ही काम माना गया था पहले। आजकल तो वो भड़काना ज़्यादा अच्छा काम माना गया है, तो ये कलियुग है। तो देश कालो पात्र को ख्याल में रखना। तो सर तो इसीलिए आपको जांच दिखेगा कि हाँ, केंद्र केंद्र के बेनिफिक ग्रह ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, है ना? आगे दिखेगा आपको। आप जब राशि चक्र देखोगे तो दिखेगा आपको। तो कलियुग की महिमा, तो देश काल पात्र बताया, परंतु शुभ ग्रह होना चाहिए, ये उसमें महत्व की बात आती है। उसे हम ना ब क्योंकि शुभ ग्रह भी कुछ तो शुभ करेगा। अब शुभ ग्रह है कौन से? तो पूरा वक़्त शुभ जो काम है वो तो केवल गुरु और शुक्र है। हुँ, गुरु भी अपने दृष्टि से शक्ति देता है, ये हमें मालूम है। हुँ, शुक्र भोग विलास देता है, ये भी हमें हुँ, मालूम है। तो ऐसा एक कुछ एक कहावत है संस्कृत में, अब तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया तो भूल जाता हूँ, पर उसका अर्थ ऐसा है कि भई सब शक्तिवान, सब विद्वान, ये सब लक्ष्मीपति के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, है हुँ, ना? तो शुक्र का यदि उस पे प्रभाव रहेगा, तो नैसर्गिक है कि उसका मान बढ़ेगा। उसका पहले सेठ वगैरह पदवी देते थे, देखिए। हुँ, आपको शायद आपको तो आप तो छोटी होगी शायद। पहले था राय बहादुर वगैरह पदवी दी जाती जी, थी। जी, जी, ये जी, रईसों को दी जाती थी, हुँ, है ना? सेनापति को तो क्या खान खाना वगैरह बोलते होंगे, परंतु रईसों को ये पदवी दी जाती थी, जी, है ना? तो ये शुभ दृष्टे स्थेय, यदि शुभ ग्रह, क्योंकि ये आदमी काम भी अच्छा कर रहा है, तो इसको हुँ, मान मिलेगा। शुभ ग्रह है, वो शुभ ही काम करेगा, जो भी करेगा। इस अर्थ में इसे हमें लेना चाहिए, तो हम इसे समझना चालू करें। इसका प्रयोग आप राशि चक्र में भी कर सकते हैं। ऐसे मेरी अवधारणा है, हर एक का मत अलग-अलग रहता है। अब इसके आगे आया है कि और क्या है भाई? तो रवो गुरु मात्र दृष्टे गोपाल। यही दशम पे यदि रवि के साथ गुरु देख रहा होगा, क्योंकि गुरु तो शुभ है, शुभ में आ गया, परंतु रवि शुभ नहीं है। तो क्या रवि अशुभ है या पाप है? मेरा मानना है रवि क्रूर है। हुँ। मैं क्रूर और अशुभ या पाप में अंतर करता हूँ। इसीलिए देखना आप सात्विक ग्रह में रवि का नाम आता है। सर रवि को क्रूर की संज्ञा भी दी गई है और रवि को क्रूर का नाम भी दिया गया है। इसको कई कई जगह सूर्य की जगह क्रूरे भी हाँ, बोला बोल गया है। सकते हैं, क्योंकि वो क्रूर है। राजा क्रूर नहीं होगा, तो उसका सिंहासन कोई भी छीन लेगा, है ना? राजा को क्रूर होना ठीक है, उसने धर्म से क्रूर होना चाहिए, ये अर्थ होने से उसको सात्विक ग्रह में पकड़ा गया है। जब हम जी। ग्रहों का सत्व और रजस देखते तो वैसा तो वो रजस ग्रह है, हुँ, और कुछ जगह उसको सत्व के ग्रह में भी पकड़ा गया है। उसका जी, कारण ये है कि यदि इसका काम सात्विक होगा, तो क्योंकि राजा ने दंड देना भी उसका कर्तव्य है। जी। गुरु तो सबको बचाएगा, तो ये चोरों को भी बचाएगा। तो हुँ, गुरु का वो कोई काम नहीं है, वो अलग काम है।
जी। इसलिए जब दोनों देखते हैं दशम पे, तो वो गाय चराने वाला, गाय पालने वाला पशुपालक होता है, ऐसा उसका अर्थ है। अब ये सर फिर ये सर प्रश्न आएगा कि ये क्यों? हुँ, कि भई ये रवि, गुरु और ये गाय कहाँ से पकड़ के लाया आपने? क्योंकि दूध पे तो अधिकार चंद्र का है। जी। अच्छा, दूध के जो पदार्थ है उस पे अधिकार शुक्र का है। हाँ, ये दोनों है नहीं, एक राजा है और एक गुरु है और ये क्या लफड़ा ला रहे हैं आप? है ना? तो ऐसा नहीं है, वो विद्वान ज़्यादा थे हमारे से। गुरु का अधिकार वसा पे रहता है, वसा चर्बी को बोलते हैं। हाँ, और गाय फैट। के, हाँ, गाय का या किसी भी पशु का दूध यदि आप उसका पृथक्करण करेंगे, तो आपको समझिएगा उसमें फैट कितना है, यानी हाँ, चर्बी कितनी है। ये आदमी की चर्बी नहीं, उसमें भी चर्बी रहती है। तो उसपे ये दूध गाढ़ा है या पतला है, ये तय होता है ना? हुँ, और वो फैट जो है, ये वसा जो है, ये जीव को रक्षा करता है। व्हेल मछली जो रहती है, उसके बदन में इतना फैट इसलिए रहता है कि वो समुद्र के गहराई में रहती है, मर जाएगी वो। हाँ, प्रेशर। तो वो न मरे इसलिए उसको फैट से कवर किया रहता है। तो गुरु जीव का काम फैट देना है। फैट का मतलब मोटापा नहीं, हुँ। चर्बी, जो स्निग्धता देती है आपके चर्म को, त्वचा को, जो स्निग्ध बनाता है वो फैट बनाता है। सर यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे और हाँ, पूछना हाँ, चाहूँगी। हाँ। यहाँ ये पूछना चाहूँगी सर हुँ, कि जो ये गुरु और रवि। रवि का जो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, सर ये लोगों को गोपाल यदि मैं आज के देश काल पात्र वापस क्योंकि हम उस पर भी बात चर्चा कर रहे हैं। तो सर ये गोपा आजकल देखिए सर यादवों को छोड़कर वो भी आजकल टोटल डेयरी के फार्म में चले गए हैं। हुँ। तो क्या ये हो सकता है कि ऐसे लोग ये भी हों कि वो दूसरों को दिशा दिखाएँ क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लैनेट भी हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है मैं बता दूँ, रवि का काम राजा है। हाँ, राजा का काम एक व्यवस्था चलाना हाँ, है ना? हम जिसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, है हाँ। ना? राजाओं के पास गायों का मंत्री झुंड रहता था, अच्छा, है ना? गायों के लिए लड़ाई होती थी। विराट राजा की गाय जब कौरवों ने गए, कौरव ने हाँ, तो हाँ, पांडवों ने अज्ञातवास त्यागने का निश्चय करके गायों को छुड़ा के लाया। हाँ, आप देखिए कई गौशालाएँ चलती हैं, हाँ। वो यादव नहीं चलाते। वो हुँ, कभी कोई मारवाड़ी चलाते हैं, कोई गुजराती चलाते हैं, कभी-कभी एक जगह तो कोई मुसलमान भी चलाता हुँ। है ना? बम्बई में कहीं तो भी एक ही है। तो ये भी तो गोपालक हो गए। हमने उसको दूध निकाल के ही उसका दूध लेके ले जाने की ज़रूरत नहीं। ये भी गोपालक है, वेटरनरी सर्जन्स है। हुँ, रवि को भेषज कहा जाता है, हाँ, उसको डॉक्टर भी कहा गया है। वो हाँ, आपका वो रोग का प्रश्न रहा ना, तो वो रवि हाँ, से देखते हैं कि हाँ, वो डॉक्टर ठीक होगा, नहीं होगा, ऐसा-वैसा, हाँ, तो है ना? तो रवि को हाँ, डॉक्टर कहा गया है। तो ये उसका मैनेजमेंट करने वाला था। आजकल जो दूध संघ है, हाँ, कोऑपरेटिव दूध की जो डेयरीज़ है, हाँ, 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 उनको भी हम गोपालक बोल सकते हैं, क्योंकि आखिर में ये पैसा देंगे तो वो गाय पलेगी। हाँ। तो इसका ज़रा दायरा ब्रॉड बड़ा है, बेस परंतु विस्तार हाँ, करके हाँ, परंतु आप जैसा बोलते हैं वो भी हो सकता है, वेटरनरी सर्जन भी हो सकता है। परंतु वो केवल उम, उसको भेषज का काम करेगा, पर वो उसको रक्षा नहीं करेगा। ये गो पालन करने वाला गुरु अपने दृष्टि से भाव की रक्षा करता है, ये ठीक है हमें सर, मालूम है। तो शायद इस वजह से उन्होंने कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बदलेगा। ये ठीक है सर, बदलेगा, जी नैसर्गिक सर, है कि ये बदलेगा। इवन एखादा बेचारा जो अच्छा गायनिक सर्जन होगा, उसको भी मैं बोलूँगा कि रवि गुरु यदि दशम भाव पे देखता है, तो अच्छा गायनिक सर्जन होगा, क्योंकि वो माता का रक्षण करता है ना? जी सर, तो कौन-सी माता को जिसको दूध आने वाला रहता है। जी, इसके बाद में ये धागा खत्म हो गया, अब मकान आ गया। हुँ, दारे, दारा का कटपयादि का अर्थ 4 होता है। हुँ, तो चंद्र शुक्र का दृष्टि या उनका वहाँ रहना, हुँ, दृष्टि या युति यदि होगी चतुर्थ भाव से, तो ऐसे योग में जो जातक है, उसका मकान बहुत बड़ा होगा, जिसको हम बंगला बोलते हैं आजकल के भाषा में, या बंगले से भी बड़े। हम पैलेशियल बंगले बोलते हैं ना, कि राजा के कोठी के समान जो बंगले हैं, हाँ, तो वो होगा, क्योंकि चंद्र जो है ये तो किसी भी चीज को निश्चित करता है। चंद्र दृष्टेन निश्चयेन हमने पहले पढ़ा है, तो हाँ, किसी भी योग को वो फिक्स कर देता है, ऐसा समझो आप, वो फेविकॉल है। तो जी, और शुक्र जो है ये भोग विलास का स्वामी है। जी, अब चंद्र पानी भी है,
शुक्र बाग बगीचा भी है, तो प्रासाद जो रहते हैं वहाँ बगीचे रहते हैं, फव्वारे रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि दारे चंद्र शुक्र ध्रुव योगोभ्याम प्रासाद। प्रासाद का अर्थ बहुत बड़ा मकान, हम्म, राजा का प्रासाद रहता है ना? हम्म, तो राजा तो नहीं है अभी, पर चलो मिनिस्टर का बंगला है, तो भी हम बोलेंगे कि इसका हो सकता है चंद्र शुक्र चतुर्थ भाव पे, स्वांश के द्वितीय भाव से, स्वांश से चतुर्थ भाव पे शायद ये देखते होंगे। इसका प्रयोग करके देखना चाहिए ताकि हमें समझेगा हम सही बोल रहे हैं या हमने इसका जो अर्थ निकाला वो सही है। आगे है उच्च ग्रहे अपि, उच्च ग्रह देखेंगे तो भी ऐसे ही होगा। हम्म, फिर वो कोई भी ग्रह है, चंद्र शुक्र छोड़ के उच्च जी ग्रह सर। होंगे। अब ये उच्च ग्रह कैसा प्रासाद देंगे उसका वर्णन आगे आता है। राहु शनिभ्याम शिलागृहम। राहु और शनि यदि देखते होंगे, क्योंकि अभी ये टूटा नहीं है, हम तो मानते हैं कि वो टूटा है, ऐसा तो टूटा भी है पर नहीं भी है। हम्म, तो राहु शनि यदि होगा तो शिलागृह रहेगा, यानी पत्थर का मकान रहेगा। हम्म। तो ये हम उच्च ग्रह से भी जोड़ सकते हैं या इसको हम एकदम अलग भी मान सकते हैं। सर यहाँ पर क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो शिलाग्रह है वो एक तरह का किला जैसा है, क्योंकि राहु और शनि किला तो है पत्थर भी। राजवाड़ा। अभी आप रजवा। इंदौर में कभी गई तो हमारा जो राजवाड़ा है ना, वो हाँ। पत्थर का ही बना। हमारे नागपुर में आएंगे तो भोसले महाराज का जो मकान है वो पत्थर का ही बना पकड़ के, हुआ है, हाँ। पत्थर का बना है ना? हाँ। वो हाँ। मजबूत रहता है, थोड़ा अंदर में अंधियारा रहता है। ये राहु शनि के ये गुण हैं और और सर वो उस वो उनका स्थैर्य भेदन नहीं। देता है। हाँ, उनका भेदन नहीं हो सकता, कोई उसको पार करके जाना नहीं या। नहीं, क्योंकि राहु खुद ही बैठा है। हाँ। ये टेररिस्ट खुद तो बैठा है, तो ये अपने घर को किसी को तोड़ने नहीं देता, दूसरे घर को तोड़ता है। तो हाँ, तो ऐसा बोला जाता है राहु को। तो राहु शनिभ्याम शिला ग्रह, इसको जी हम सर। दोनों जगह की उच्च ग्रह यदि राहु शनि रहे ऐसा भी अर्थ होगा। जी। इसी के साथ वो उच्च न होंगे तो साधारण शिला ग्रह रहेगा, हाँ। है ना? हाँ, हम्म, जैसे आप खड़गवासला वगैरह गए तो वहाँ के वो सेंट्री वगैरह लोगों के मकान पत्थर के बने हैं। पुराने अंग्रेजों के जो मकान थे वो हाँ। सर्वेंट क्वार्टर्स रहते थे, वो पत्थर के बने रहते थे। जी। तो इसे भी ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट इसलिए बोला कि शनि प्रेष्य भी है। हाँ। हम हाँ। हमने पहले जो देखा उसको भूलना नहीं चाहिए। अदृष्ट जो है उसको भी समझना चाहिए सूत्रों में, ऐसा एक शास्त्र वचन है। जी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि और कुछ है क्या देखेंगे। तो फिर आया कुज और केतु, देखो ये दोनों समान समान है। मंदवत राहु कुजवत केतु। केतु। हाँ। कुज और केतु यदि दोनों होंगे तो ये ईंटों का मकान रहेगा। हम्म। मस्टी का अर्थ ईंटें भी होता है, इसका अर्थ ऑफ कोर्स मट्टी भी होता है। पर मट्टी को जब हम सेकते हैं तो ये हम्म। गर्मी जो है ये कुछ से जो आती है हम्म। ना? तो इसका मकान ये रहता है, तो बहुत। ईंटों का मकान रहेगा। तो अब हम ये सेकंड हाउस, पहले हम धन की बात कर रहे थे, नहीं, अभी सेकंड हाउस में जन्म। हम दायरे पे चल रहे हैं ना, चतुर्थ भाव पे देख रहे हैं। बजा चतुर्थ भाव पे, हाँ। हाँ, चतुर्थ भाव हमें मालूम है मकान का भाव है, जी। हमारे खुद के मकान का, पिता के नहीं। पिता के मकान वकान वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। हाँ। यहाँ इसलिए बोला वो धागा टूट गया, वो केतु गया सेकंड भाव गया, क्योंकि गे- दशम भाव आते साथ वो गया। हाँ। अब चतुर्थ भाव आया, हाँ। स्वांश से चतुर्थ भाव की बात चालू राइट। है ना? हाँ, क्योंकि हम बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, आपका बिल्डिंग्स के घर। बारे में नेचुरली वो दायरे हम्म। दायरे वो दायरा आ गया, उसका कारण ही वो है। हम्म। ठीक है ना? फिर गुरु ना दारमम, गुरु यदि देखे, वो यदि उच्च का होगा तो प्रासाद बनाएगा, नहीं तो छोटा मकान बनाएगा, ये हमको समझना चाहिए। तो दारवम यानी दारू, दारू का मतलब लकड़ी, पुष्ट लकड़ी, सारवत लकड़ी है। दारू का मतलब वो दारू नहीं, वो बेवड़े पीते वो नहीं, है ना? जी। दारूवन मतलब बोला है भगवान का। एकदम अच्छे घनिष्ठ वन से जो अच्छी अच्छा मोटी बलवान जो लकड़ी। लकड़ी रहती है, जिसको हाँ। हम क्या बोलते हैं, उसको हार्टवुड रहता है। हाँ। और उसमें देखो वो ग्रेन्स रहते हैं ना, टीक वगैरह जैसा है। हाँ। हमारा सागवान की लकड़ी जो है, तो ऐसी जो पुष्ट। तगड़ी लकड़ी रहती है, उसका गुरु यदि होगा तो उसका मकान होगा। जी। ये आपको हर जगह अलग अलग ढंग से रहता है कि आजकल लोग देखिए लकड़े का क्लैडिंग नीचे में करते हैं, फर्श हाँ। देते हैं, है ना? फर्श की जगह आजकल लकड़ा यूज करते हैं हम, या कई जगह में बहुत ज्यादा लकड़ा वापरा करता है। ऐसा जी। तो नहीं होगा कि आजकल के दिनों में पूरे लकड़े का ही मकान बनेगा, वो बनेगा, हम्म। परंतु वो नॉर्थ ईस्ट में बन सकता है या उत्तर ध्रुव के पास जब जाते हैं वहां बन सकता है। पर यहाँ पे हमें हमें हमारा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि यहाँ लकड़ा ज्यादा वापरा होगा। नहीं तो आजकल कंक्रीट के भी वो दरवाजे की फ्रेम बनती है, लोहे की भी बनती है, ये लकड़ी की बनवाएगा, जी सर। क्योंकि गुरु है, इसको बड़ा चाहिए कोई भी चीज।
उसको अच्छा लगता है और वो टिकना भी चाहिए। गुरु हाँ, जीव बोलते हैं उसको। तो टिकने वाला जो लकड़ी है उसको वो देगा। शंकर जी का जो वन था उसको दारू वन बोलते थे। हाँ। इसलिए वो दारू बोलते साथ वो दारू के तरफ न जाते हुए संस्कृत दारू में आ जाना चाहिए। है ना? हाँ, तो फिर तारना रवीना, रवि होगा तो वो घास का होगा। हाँ, अब ये घास का कैसा होगा भई? हाँ, तो भई ट्राइबल्स में तो घास के बनाते हैं, उसको थैश्ड बोलते हैं। वो हाँ। घास को एक के ऊपर एक रख के आपके आंध्र वगैरह में वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। खास सर, करके विजयवाड़ा वगैरह केरल आप में बहुत जाओगे तो वो फेमस जो है। वो उम, केरल में क्या बहुत फेमस है ये। मुर्गी का जो वो बनाते हैं ना, वो थैश का ही रहता है। हाँ। आप तो आंध्र के हैं ना, तो आंध्र में ज़रा जाइए, तो वहाँ देखिए कैसे बनाते हैं, है ना? सर, केरल हमारे में इधर भी भी बहुत ट्राइबल्स बनाते बनाते हैं, हैं। केरला में भी बनाते हैं। कहीं-कहीं जगह यदि उच्चके वगैरह होंगे तो क्या करेंगे? तो कुछ-कुछ जगह बेटा वो जो अ, उसे क्या हम कह सकते हैं? ये बड़े-बड़े आश्रम्स, आश्रम में भी बनाते हैं और कुछ होटल्स में भी बनाते हैं। हाँ, तो उसको रिसॉर्ट्स, गज़ेबो-गज़ेबो बोलते हैं, है ना? रिसॉर्ट्स, बनाते हैं, रिसॉर्ट्स। रिसॉर्ट्स हाँ। में बनाते हैं या जंगल में यदि जैसा हमारे यहाँ तो मैं तो नागपुर का हूँ, तो हमारे यहाँ शेर-वेर बहुत है। हुँ, वहाँ जो रिसॉर्ट बनते हैं, तो वहाँ पे आरामगाह बोल सकते हो आप उसको, तो वहाँ पे उसी के बनाए जाते हैं। जी। परंतु ताड़ना का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रेस्ड वुड आता हुँ, है ना? हाँ, पार्टिकल बोर्ड आता है, हुँ। इसका प्रयोग ज़्यादा किया होगा। अच्छा। केवल घास का नहीं होगा, हाँ, क्योंकि घास का होगा जल जाएगा। इतना हाँ। आजकल के ज़माने में होता हाँ, पर ट्राइबल्स में आपको बिल्कुल घास का मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसका अर्थ ये तो हो नहीं सकता कि बा 9 ग्रहों में एक रवि तो अनेक लोगों का हो। हाँ, तो हमें भी हमारा बुद्धि का प्रयोग करना है कि ताड़ना का मतलब ठीक है, जो वानप्रस्थाश्रम में जाते थे हमारे समान बूढ़े लोग, उनका मकान होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हुँ। विशाल दृष्टि से देखना चाहिए जी, कि तृण का क्या महत्व है। जो वनस्पति सूख जाती है उसको तृण बोलते हैं, है जी। ना? हुँ। हालाँकि हरे वाले को भी बोलते हैं, पर कभी भी मकान हरे का नहीं बनाते, वो सूखी हुई का बनाते हैं। जी, जी। तो हो सकता है कि कई बार आजकल राइस का भी जो है हस्क है, उसका भी हाँ, वो बनाया पैडी, जाता है। हाँ। इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ होगा जी। उस मकान में। हुँ, इस अर्थ से हमने लेना चाहिए, है ना? जी। तो ये है रवीणातारण ग्रह, तो ऐसा है ये थैंक हमारे यू सो मच सर। ठीक है। इस श्रृंखला में हमने देखा कि सर ने हमें अ, सबसे पहले तो बताया जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, धन के बारे में, व्यवसाय के बारे में, और आपका मकान किस प्रकार का होगा, श्वांश से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। नवांश में आपका चर आत्मकारक किस भाव में बैठा है, उस पर किसकी राशि दृष्टि आ रही है, ये देखते हुए आप बहुत कुछ अपने धन के बारे में, परिवार के बारे में और अपने घर के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर मिलेंगे सर के साथ एक और नए चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।